हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नेहा एंड हम आज पढ़ने वाले हैं RFLP के बारे में, जिसे हम रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। अब ये एक्चुअल में प्रोसेस होती क्या है, तो ये एक DNA मार्कर की तरह यूज़ होता है। मतलब आप डिफरेंट इंडिविजुअल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। आपको क्या करना होता है, DNA सैंपल को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करना होता है। उसे डाइजेस्ट करके आपके पास डिफरेंट साइज़ के फ्रेगमेंट्स आते हैं, यानी लेंथ वेरी होती है डिफरेंट फ्रेगमेंट्स की, और उनके बेसिस पे आपको पता चल जाता है कि ये जो, जैसे मान लो आपको क्राइम सीन से कोई DNA मिला, तो क्या वो क्राइम सीन से मिला हुआ DNA सस्पेक्ट के DNA से मैच कर रहा है या नहीं, यानी उसके फ्रेगमेंट्स एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसे कि आपको क्राइम सीन से मिले थे कि नहीं। तो उसके लिए ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, और कुछ एप्लीकेशंस भी हैं जो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हैं, तो उनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। और एंड में मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अब ये जो RFLP होता है, ये पूरी जो मार्कर हम इसे बोल रहे हैं, ये एक्चुअल में है क्या, क्या इसके फीचर्स हैं, तो वो जान लेते हैं। तो ये जो RFLP होता है, ये एक मॉलिक्यूलर मार्कर है या DNA मार्कर की तरह यूज़ होता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। दूसरा, ये कोडोमिनेंट मार्कर है। कोडोमिनेंट मार्कर का मतलब कि ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ होता है। होमो और हेट्रो कैसे, जैसे मान लो आपके पास ये है होमो इंडिविजुअल, आपके पास ये एक और इंडिविजुअल है हेट्रो, तो आप इन्हें इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो। इनके लिए अलग अलग टाइप के बैंड्स जो होते हैं वो बनते हैं, तो उसके बेसिस पे आपको पता चल जाता है कि इंडिविजुअल किस टाइप का जीनोटाइप बेयर करता होगा। तो होमो एंड हेट्रो को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ होता है, इसलिए कोडोमिनेंट है। दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम कुछ और मार्कर्स के बारे में भी पढ़ेंगे जो डोमिनेंट होते हैं, वो कोडोमिनेंट नहीं होते। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये बहुत ज़्यादा लोकस से स्पेसिफिक होता है, बिकॉज DNA के कुछ स्पेसिफिक, पूरे जेनेटिक मटेरियल के अंदर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होंगे, जिन पॉइंट्स के ऊपर जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट जो है वो प्रेजेंट होगी। तो जो भी आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज़ कर रहे हो, वो उसी स्पेसिफिक साइट पे जाके कट करेगा, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा लोकस स्पेसिफिक होता है। एक स्पेसिफिक साइट के पास जाके ही बाइंड करते हैं एंजाइम्स और वहीं पे कट करते हैं, हाईली स्पेसिफिक। देन वेरिएशन इन होमोलोगस DNA सीक्वेंसेस, जो भी वेरिएशंस हैं होमोलोगस DNA सीक्वेंसेस में, उनको बेसिकली समझ के उनके हिसाब से ये पूरा जो भी मार्कर है वो काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्मॉल ए है, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो दोनों हैं उन पे स्मॉल ए ही अलील है या कैपिटल ए स्मॉल ए अलील है, उसके जो भी वेरिएशंस हैं वो सारे आपको पता करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। एंड ये जो भी डिफरेंसेस आपके DNA फ्रेगमेंट की लेंथ में होते हैं, वो सारे आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से फिर एंड में दिख जाते हैं। जैसे आपको यहाँ दिखाया भी हुआ है, ये पूरी प्रोसेस इसी तरीके से होती है। तो DNA लिया, फिर एंजाइम से कट किया, PCR किया, और फिर उसके बाद जो भी आपका जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो करके आप बैंड सेपरेट करते हो। अब ये पूरी प्रोसेस हमने समझ तो ली कि मतलब होता क्या है। अब इसके बारे में अब हम ये जान लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो दे दिया किस तरीके से काम करता है, बट थोड़ा डिटेल में अब और पढ़ लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास ये नॉर्मल इंडिविजुअल का DNA है और एक म्यूटेटेड इंडिविजुअल का या डिजीज्ड इंडिविजुअल का DNA है। अब इन दोनों के अंदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट्स हैं, जैसे आपको यहाँ दिखाई हुई हैं, 3 साइट्स हैं। नॉर्मल इंडिविजुअल में तो 3 है, बट एक म्यूटेटेड या डिजीज्ड इंडिविजुअल जो है उसके अंदर आपके पास 2 ही साइट्स हैं। तीसरी जो है वो एब्सेंट है, मतलब ये मिडल वाली जो होगी साइट वो यहाँ पे एब्सेंट है, यानी म्यूटेटेड है, इसीलिए ये यहाँ पे चीज़ जो है वो बनाई गई है बेसिकली म्यूटेशन दिखाने के लिए। तो इन दोनों का जो DNA होगा, जब आप उसे सेम एंजाइम से डाइजेस्ट करोगे और सेपरेट करोगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से, तो आपके पास बैंड्स में कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा। ये किस वजह से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एब्सेंस होने की वजह से आता है।
जैसे आप देखो नॉर्मल इंडिविजुअल में तो ये आपको 2 रेड कलर के बैंड दिख रहे हैं, बट डिजीज इंडिविजुअल में सिर्फ एक ही है। ऐसा किस लिए? क्योंकि उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट एक एब्सेंट थी, तो इसी वजह से उसके पास 2 फ्रेगमेंट्स नहीं बन पाए, सिर्फ एक ही फ्रेगमेंट आपको देखने को मिला। क्योंकि ये एंजाइम यहाँ से काटेगा, ये यहाँ से काटेगा, तो एक ही फ्रेगमेंट आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे क्योंकि 3 एंजाइम काट रहे हैं, तो आपके पास 2 फ्रेगमेंट्स जो होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि ये 2 इंडिविजुअल्स जो हैं वो अलग अलग हैं, दोनों के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, और ये उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो आप नॉर्मल को डिजीज इंडिविजुअल से इजीली सेपरेट कर सकते हो, तो उसके लिए ये पूरी प्रोसेस होती है। तो ये मैंने आपको बताया हाउ इट वर्क्स। अब नेक्स्ट आता है इनकी इनहेरिटेंस कैसे होती है, मतलब किस तरीके से ये सारे मार्कर्स जो होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं। तो यहाँ पे आप देखो आपके पास हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं, ये पेरेंट्स हैं। तो पेरेंट्स जो हैं हेट्रोजाइगस हैं, इनके अंदर 3 बैंड्स जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं दोनों के अंदर, बिकॉज बोथ वर हेट्रोजाइगस फॉर दैट पर्टिकुलर जीन। इनके जो चिल्ड्रन बने वो चिल्ड्रन किस टाइप के बन सकते हैं? होमोजाइगस रिसेसिव हो सकता है, होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है, या हेट्रोजाइगस हो सकता है। बट अगर होमोजाइगस हैं तो उनके बैंड्स जो होंगे वो इस तरीके से आपको देखने को मिल रहे हैं। बट जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है उसके अंदर बैंड्स जो होंगे वो पेरेंट्स की तरह देखने को मिल रहे हैं, यानी तीनों टाइप के देखने को मिल रहे हैं। तो आप बेसिकली होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स को सेपरेट कर पा रहे हो बैंड्स के पैटर्न को देख के। तो जो भी RFLP मार्कर्स होते हैं इनका इनहेरिटेंस भी जनरली वैसा ही होता है जैसे बाकी जीन्स का होता है। तो यहाँ पे बस ये चीज़ होती है कि आप हेट्रोजाइगस होमोजाइगस को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, इसीलिए को डोमिनेंट मार्कर्स ये होते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास इससे रिलेटेड, इसकी लिमिटेशंस। मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया कि कैसे ये प्रोसेस होती है, कैसे काम करती है। अब इसकी लिमिटेशंस की बारी आती है। लिमिटेशंस मतलब कि क्या कमियां हैं इसके अंदर जिसकी वजह से हमें कभी कभी दूसरे मार्कर्स का AFLP या RAPD वगैरह का यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये कि इसको करने के लिए आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ DNA होना चाहिए। लार्ज अमाउंट DNA पे ही ये बेसिकली काम कर पाता है। थोड़ा अमाउंट अगर DNA का होगा तो उसके लिए आपको PCR परफॉर्म करना पड़ेगा, और वहाँ पे जो RFLP होता है उसे हम PCR RFLP बोलते हैं। किस लिए? क्योंकि वहाँ पे क्या है, जो भी PCR मशीन है उसका आपको यूज़ करके DNA को एम्पलीफाई करना पड़ रहा है, लार्ज अमाउंट में बनाना पड़ रहा है ताकि आप ये पूरी प्रोसेस कर सको। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन तो यही है। उसके बाद PCR मे बी रिक्वायर्ड टू एम्पलीफाई दैट DNA, तो PCR RFLP उसे बोला जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज़ क्वाइट स्लो और कम्बरसम होती है, काफ़ी स्लो होती है, कम्बरसम होती है। एंजाइम डाइजेशन आपको करना पड़ेगा, या एम्पलीफाई करने के लिए आपको PCR वगैरह परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड कुछ ही लोसाई को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होती है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट बेसिकली आपको देखनी है और उसके बेसिस पे ये पूरी प्रोसेस जो है वो कैरी आउट हो रही है। तो बहुत कम लोकेशंस होती हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो, उन्हीं को डिटेक्ट ये कर पाती है। तो इसीलिए आप दूसरी टेक्निक्स का आप यूज़ करते हो, इसे रिप्लेस करके PCR का या माइक्रो सैटेलाइट्स का, RAPD AFLP वगैरह का, उनका आपको यूज़ करना पड़ता है। एंड स्पेसिफिसिटी एंड कॉस्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वो भी बहुत ज़्यादा होती है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है इस प्रोसेस को करने की, एंड स्पेसिफिसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से आपको दूसरे मार्कर्स का यूज़ करना पड़ता है। अब नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन समझ लेते हैं, कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होता है। तो इसको मैटरनिटी पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि पेरेंट्स जो होंगे अगर हेट्रोजाइगस होंगे तो इस टाइप के प्रोजेनी जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। तो पता चल जाता है कि पेरेंट्स जो हैं और प्रोजेनी जो है वो कौन है।
तो पैटर्निटी टेस्टिंग में या क्रिमिनल केसेस में भी इसका यूज़ होता है, जहाँ पे सस्पेक्ट वगैरह जो है उसका डीएनए आप लेते हो, क्राइम सीन से जो डीएनए मिला उससे आप मैच करते हो। ऑल्दो क्राइम सीन से आपको जो डीएनए मिलेगा, मान लो एक हेयर स्ट्रैंड मिला, अब वो हेयर स्ट्रैंड से आप कितना डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कर सकते, तो इसीलिए वहाँ पे पीसीआर वगैरह करना पड़ता है, बट वहाँ पे भी ये यूज़ हो सकता है। देन रिकॉम्बिनेशन रेट को मेजर करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। रिकॉम्बिनेशन कितना हो रहा है डीएनए के अंदर या कितना हुआ है, क्योंकि उसकी वजह से नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स जो होंगी वो वेरी करेंगी। देन है ब्रीडिंग पैटर्न, एक पॉपुलेशन का ब्रीडिंग पैटर्न कैसा है, वो ब्रीड किस तरीके से करती है, कौन सी स्पीशीज से ब्रीड करके कौन से प्रोजेनी बनाती है, तो उसे कैरेक्टराइज करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। डिजीजेस को डिटेक्ट करने के लिए इसका काफ़ी यूज़ होता है। हेट्रोजाइगोसिटी एस्टिमेट करने के लिए, जैसे बताया मैंने, कोडोमिनेंट मार्कर है। एंड ये एसएनपीज को डिटेक्ट कर सकता है, यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म को, किसी जगह पे ए की जगह सी आ गया है या जी आ गया है, तो उसे डिटेक्ट करने के लिए इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। देन पोटेंशियल टूल है फॉर प्री नेटल डायग्नोसिस, मतलब बर्थ से पहले बेबी के अंदर कोई पर्टिकुलर डिफेक्ट तो नहीं है, जेनेटिक डिफेक्ट, डिजीज़ तो नहीं है, उसे डिटेक्ट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो मैंने आपको बताई। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब अब हम जानते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। जनरली जो भी मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं, डीएनए मार्कर्स हैं, इनसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो कोडोमिनेंट डोमिनेंट पे बेस्ड ही होते हैं, तो ज़्यादातर का आंसर कोडोमिनेंट डोमिनेंट के बेसिस पे निकल जाता है। बट आपको थोड़ा ओवरव्यू पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस, ये मार्कर किस तरीके से काम करता है, ताकि क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा भी अगर ट्रिकी हैं ऑप्शंस तो आपको दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया हुआ है, इसके अंदर आपको बोला है कि पीसीआर बेस्ड डीएनए आप जो एम्प्लीफिकेशन है वो आप कर रहे हो पीसीआर का यूज़ करके, और ये एसेंशियल फीचर है कौन से मार्कर्स के लिए। पीसीआर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कौन से मार्कर्स में पीसीआर बहुत ज़रूरी है, बिना पीसीआर के आप वो प्रोसेस नहीं कर सकते हो, तो वो चीज़ आपको आंसर करनी है। अभी हमने आरएफएलपी के बारे में पढ़ा, एंड आरएफएलपी जो है इसे पीसीआर की ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो आपको किसी किसी केसेस में पीसीआर करना पड़ेगा, बट इट इज़ नॉट असेंशियल, ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए इसका आंसर जो बचेगा वो ऑप्शन नंबर बी बचेगा, क्योंकि उसके अंदर आपको ये दे रखा है, आरएफएलपी नहीं दे रखा बेसिकली, तो इसीलिए आप आंसर कर सकते हो। ज़्यादातर क्वेश्चंस इस तरीके से आंसर हो जाते हैं, आपको दिक्कत नहीं आती है, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस ही जनरली इस टॉपिक से आते हैं, बट फिर भी पढ़ लेना ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट आपको आरएपीडी एंड आरएफएलपी के बारे में बताया हुआ है, तो ये मैं क्वेश्चन अभी करवा रही हूँ, ऑल्दो मैंने आपको बाकी मार्कर्स नहीं करवाए हैं, जब करवाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो वो वीडियोस भी ज़रूर देखना, बट अभी के लिए ये क्वेश्चंस देख लेते हैं क्योंकि आरएफएलपी इसमें मेंशन किया हुआ है। तो RFLP एंड RAPD मार्कर्स आर कॉमनली यूज्ड इन प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग में भी होते हैं जैसे बताया था, एंड डाइवर्सिटी एनालिसिस के लिए भी, जो भी डाइवर्सिटी है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो सब जानने में यूज़ होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट अबाउट दीज मार्कर्स आर करेक्ट। ये चीज़ ना मैं जब भी आंसर कर रही होती हूँ, मतलब जब भी मैं एग्ज़ाम देती थी तो मैं वहाँ पे ही अंडरलाइन कर लेती थी, ताकि मेरे को याद रहे कि मुझे गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है या सही स्टेटमेंट ढूंढनी है, तो उससे इजी रहता है। तो करेक्ट पूछा है तो आप सीधा स्टेटमेंट्स देखने लग जाओगे और फिर करेक्ट का बता दोगे। मैं जनरली जो प्रेफर करती हूँ वो ये कि कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट पहले देख लेती हूँ, जैसे मान लो RFLP इज अ कोडोमिनेंट मार्कर, दिस इज करेक्ट, सो A इज करेक्ट, मैं सीधा फिर ऑप्शंस में जाती हूँ और जिसमें A है वो वाली स्टेटमेंट्स, वो वाले ऑप्शंस करेक्ट होंगे, बाकी नहीं, ठीक है। तो मैं इसीलिए यहाँ पे कौन से मार्क कर लेती हूँ, या तो 1 होगा या 3 होगा, आपके पास 2 भी नहीं हो सकता और 4 भी नहीं हो सकता, बिकॉज A इज नॉट मेंशन्ड देयर एंड A इज करेक्ट, ठीक। अब 1 और 3 आपके पास बचा है। अब आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे एक ट्रिक लगाते हैं। वो ट्रिक क्या है कि आप यहाँ देखोगे A A
सी सी दोनों में है, डी डी दोनों में है, ई और एफ का फ़र्क है। मतलब आपको सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट एंड इनकरेक्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा ई और एफ देखो और उसी के बेसिस पे आंसर कर दो। अब ई में क्या दे रखा है, ओनली आर ए पी डी कैन डिटेक्ट हेट्रोजाइगट्स, एंड एफ में क्या दे रखा है, आर ए पी डी कैन नॉट डिटेक्ट अलीलिक वेरिएशन। अब जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे देखते हैं। तो यहाँ लिखा है कि ओनली आर ए पी डी कैन डिटेक्ट हेट्रोजाइगोट्स। सही है या गलत है? सिर्फ आर ए पी डी ही हेट्रोजाइगोट्स जो होते हैं उन्हें डिटेक्ट कर सकता है। दिस इज इनकरेक्ट। किस लिए इनकरेक्ट? बिकॉज अभी हमने आर एफ एल पी पढ़ा, वो भी हेट्रोजाइगोट्स को डिटेक्ट कर सकता है। तो दिस इज इनकरेक्ट to say that RAPD is the only one which can detect heterozygotes. ई गलत है तो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, तो आंसर बचा ऑप्शन नंबर 3। बहुत इजी होते हैं क्वेश्चंस आंसर करना इस टाइप के, खासकर जहाँ पे स्टेटमेंट्स बहुत सारी दी हैं और आपके पास ऑप्शन में कॉम्बिनेशंस हैं। जनरली आपका आंसर जो है वो इजीली निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया है, इसमें बोला है एक स्टूडेंट ने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी रिगार्डिंग कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्कर्स, जो हम पढ़ने वाले हैं। RFLP हमने पढ़ लिया है, RAPD, AFLP एंड SSR यूज्ड फॉर जनरेटिंग मॉलिक्यूलर मार्कर्स इन प्लांट्स। और आपको स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। अब ओवरऑल हमने ये तो पढ़ लिया कि उसने ये स्टेटमेंट्स लिख दी। अब इसमें से सही बतानी है या गलत बतानी है ये हमें नहीं पता, तो हम ये नहीं पढ़ेंगे, पहले हम सीधा ये पढ़ेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको पता चल गया कि आपको करेक्ट ढूंढनी है कि करेक्ट कौन सी है इनमें से। तो एक देखते हैं, ऑल ऑफ दीज कैन बी यूज्ड फॉर फिंगर प्रिंटिंग। सारी फिंगर प्रिंटिंग के लिए यूज़ की जा सकती हैं। सही है, क्योंकि सारी इंडिविजुअल्स के मार्कर की तरह काम कर रही हैं, यानी डिफरेंट इंडिविजुअल्स को डिस्टिंग्विश करने में यूज़ हो रही हैं। तो इसीलिए ये सही है कि सारी फिंगर प्रिंटिंग में आप यूज़ कर सकते हो, DNA फिंगर प्रिंटिंग में। ए इज़ करेक्ट, एंड ए आपको किस किस में दे रखा है, फर्स्ट एंड फोर्थ में। तो आपके आधे ऑप्शंस तो ऐसे ही निकल जाते हैं। आप अगर इसे हाइपोथेसाइज भी कर लेते हो ना कि ये गलत होंगी, तो आप उस हाइपोथेसिस को सही या गलत यहाँ से देख सकते हो। आप सीधा देखो ACD गलत है, तो ACD जो है BCD जो है, इनमें से आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है कॉम्बिनेशन, तो कुछ कुछ कॉम्बिनेशन कोई स्टेटमेंट गलत होगी। तो आप यहाँ देख भी सकते हो कि सही में वो गलत है या नहीं है, ठीक है। बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं। बी आपको दे रखी है, डिटेक्शन ऑफ अलीलिक वेरिएशन कैन बी अचीव्ड ओनली बाय RFLP एंड SSR। अगर आपको अलील्स के अंदर वेरिएशन देखना है, यानी अलील्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं, तो उसके लिए आप RFLP एंड SSR का यूज़ कर सकते हो। सी में दे रखा है, यूज़ ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इज रिक्वायर्ड फॉर RFLP एंड RAPD ओनली। ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ठीक, नेक्स्ट दे रखा है PCR इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल दी टेक्निक्स। तो PCR इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑल दी टेक्निक्स, तो डी तो गलत हो गया। अब डी गलत है तो आपका फोर्थ भी गलत हो जाता है। आपका आंसर जो बचा वो ऑप्शन नंबर 1 बचा, तो 1 इज द आंसर। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो, इवन इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट AFLP, SSR एटसेट्रा। एक मार्कर के बारे में पढ़ा तो भी आप आंसर कर पा रहे हो ये क्वेश्चंस, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है मेरे पास, ये वाला, इसे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है, ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स, कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। करेक्ट पूछा है इसमें भी, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। मैं ज़्यादातर फिर जब ये देख लेती हूँ ना करेक्ट, तो मैं सीधा स्टेटमेंट्स देखने लग जाती हूँ और उसके बेसिस पे आंसर कर देती हूँ। आप ये पढ़ भी सकते हो आपको पढ़ना है तो, बट मेन आइडिया तो यही है, ठीक है। इन रिसेंट डेकेड्स द यूज ऑफ जेनेटिक मार्कर्स हैज अलाउड द रैपिड इंट्रोग्रेशन एंड सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड ब्रीडिंग स्टॉक्स इन एडवांस्ड जनरेशंस। इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन, और उसके बेसिस पे आंसर करना है। तो वो जो ऊपर स्टेटमेंट दी थी उसका कोई काम नहीं था, ठीक है, बस वो ऐसे ही टाइम कंज्यूम करने के लिए दी जाती है। तो आप जनरली ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैं करती हूँ। करेक्ट देखना है तो करेक्ट देखिए, इन स्टेटमेंट्स में से आंसर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो, AFLP मार्कर्स कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन होमोजाइगोट्स एंड हेटेरोजाइगोट्स। SSR कैन डिटेक्ट हाई लेवल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देन RFLP।
SNPs are more prevalent in the coding regions of the genome. ठीक है, and then SNP markers are most suitable markers for both foreground and background selection. अब देखो इन सब के अंदर आपको ये वाला क्वेश्चन आंसर करने के लिए थोड़ा SSRs और SNP वगैरह का पता होना चाहिए था, AFLP का पता होना चाहिए था, तो उसके बेसिस पे आप आंसर कर पाते। अब A जो है इसमें बोला है कि ये होमोजाइगोट हेट्रोजाइगोट को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये कोडोमिनेंट है, बट AFLP कोडोमिनेंट नहीं होता, डोमिनेंट मार्कर में आता है, तो इसीलिए A जो है वो गलत है। अब A गलत है मतलब आपके पास ये दोनों गलत हो गए, आप 3 और 4 बचे, इसका मतलब B तो करेक्ट है, C और D में से देखना है। C में आपको बोला है SNPs आर मोर प्रेवलेंट इन कोडिंग रीजन, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। किस लिए इनकरेक्ट है? आंसर 4 होगा। किस लिए? SNPs आर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स, यानी एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है, उसके अंदर कुछ वेरिएशन आ जाता है, कुछ म्यूटेशन हो जाती है, तो ये कोडिंग में ही स्पेसिफिकली हो ये ज़रूरी नहीं है ना, वो DNA के किसी भी पार्ट में हो सकता है, वो रैंडम है, ठीक है, वो स्पेसिफिक नहीं है कि यहाँ कोडिंग होगा, ये प्रोटीन बना रहा है, मैं यहीं जाके म्यूटेट करूँगा, ऐसा नहीं होता है। तो जो भी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होती हैं वो कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों में हो सकती हैं, बिकॉज नॉन कोडिंग इज़ अ लॉन्गर रीजन, तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ये गलत हो गया। तो C जो है वो गलत हो गया, आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 बचा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मार्कर में से आते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से RFLP क्लियर हो गया हो और थोड़ा आइडिया लग गया हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे आप उनसे डील कर सकते हो, इवन इफ़ यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट अदर मार्कर्स। एक आधे के बारे में पढ़ के भी आंसर कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मार्कर्स से, मैं आपको सारे मार्कर्स के बारे में पढ़ाऊंगी, तो अच्छे से ये वीडियोस देखना एंड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।